एवरीवन, सुप्रभात छात्रों। चलिए, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में कारक, परिचय, उनके आधार पर निर्मित प्रश्न आदि को देख रहे थे और मैं आज आपके एक नए व्याकरण टॉपिक सर्वनाम परिचय या सर्वनाम शब्दों का ज्ञान, इसको शुरू करने जा रहा हूँ। आप सामान्य रूप से इसका अर्थ पहले पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, कृपया इसे जो है ठीक से समझें, क्योंकि आपके लिए ये सारे जो टॉपिक समझाए जा रहे हैं भाषा के ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हिंदी भाषा में इनका अपना महत्व होता है। तो आप जो भी ये अभी यहाँ पर अर्थ, भेद, उनका प्रयोग बताया जा रहा है, उनको ठीक से नोट करें, सीखें और पूछे जाने पर उनका सही सही उत्तर दें। तो अपनी पेन, कॉपी, आपकी जो नोटबुक है वो खुली रखें। जो भी कोई यहाँ आपको बताया जा रहा है उनको आप ठीक से समझ करके लिखें, क्योंकि ये बाद में आपसे पूछा देखा जाए। तो चलिए, सर्वनाम शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इन पर प्रकाश डालते हैं, विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। क्या अर्थ है और क्या इनका महत्व है, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ एक लघु कथा के माध्यम से, एक पैराग्राफ गद्यांश के माध्यम से आपको इसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, एक गाय है, मान लो उसका नाम गोरा है। तो देखिए, एक तो इस तरह से इसको जो है पैराग्राफ को पहले तो उसको नाम के द्वारा ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ संज्ञा शब्द के स्थान पर जब जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो आपके सर्वनाम होते हैं ना। तो यहाँ देखिए किस तरह से इनका प्रयोग करेंगे और कैसे उसमें जो है आपकी भाषा में और अधिक रोचकता, सुंदरता आ जाएगी। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में गोरा सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी की लघुता और गोरा की विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते, बिल्ली गोरा के पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी गोरा के पीठ और माथे पर बैठकर गोरा के कान तथा आंख खुजलाने लगे। गोरा भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो पशु पक्षी के संपर्क, सुख की अनुभूति में खो जाती थी। ये पैराग्राफ इस तरह का जो है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखा आपने गोरा, गोरा शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। और यहाँ गोरा के नाम पर किस तरह से हम यहाँ पर देखिए, एक बार तो हम उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, बोलेंगे, लेकिन बार बार गोरा शब्द को जो है बोलने के बजाय उसके स्थान पर कोई शब्द अगर हम रख देते हैं तो इस तरह से ये जो है पैराग्राफ बन जाएगा। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में वह, अब यहाँ गोरा सबसे इतनी घुल-मिल गई की जगह वह शब्द हम लगा दें तो ये वह जो एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी, अब यहाँ पर जो है पशु पक्षी की लघुता के स्थान पर अपनी लघुता, पशु पक्षी अपनी लघुता, तो ये अपनी जन स्वयं की लघुता और उसकी विशालता, यानी गोरा के स्थान पर हम यहाँ उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कितना बड़ा जानवर है गाय और कहाँ एक छोटा पक्षी, तो अपनी लघुता और विशालता को भूल गए, लेकिन उसके साथ अटखेलियां कर रहे हैं, उससे मित्रता करके वो जो उसके कान, सींग, उसके पीठ पर बैठ करके उसे जो खुजलाते रहते हैं। गोरा जो है खड़ी खड़ी उसको देखती रहती, और जो और दूसरे कुत्ते, बिल्ली आगे वो जो हैं उसके पैरों में जो है उसके पेट के नीचे खेलते रहते हैं, उससे जो है मस्ती करते रहते हैं। कुत्ते, बिल्ली उसके पेट के नीचे, अब यहाँ गोरा के पेट के नीचे की वजह उसके पेट के, तो यहाँ गोरा के स्थान पे उसके आ गया। तो ये जो है गोरा
शब्द को हम हटा करके उस स्थान पर दूसरे शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं वही आपके सर्वनाम। तो पैरों के बीच में खेलने लगे पक्षी, उसकी पीठ, गोरा की पीठ की जगह उसकी पीठ लिख देंगे हम। और माथे पर बैठकर कान तथा खुजलाने लगे। अब यहाँ गोरा भी स्थिर खड़ी रहकर, अब गोरा के स्थान पर वह भी खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती है। यानी पशु पक्षियों के या जानवरों की जगह हम उनके शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से जो है ये एक पैराग्राफ में ही आपने देखा कि एक शब्द को हटा के, संज्ञा शब्द को हटा के जब कोई अन्य शब्द उनके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपके सर्वनाम की श्रेणी में आता है, सर्वनाम कहलाता है। तो अब अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें, आप इसके अर्थ को जो है लिखित में, मौखिक के स्थान पर लिखित में आपको अगर बताना है, व्यक्त करना है, तो आप देखिए जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर छोटा सा जो है एक अर्थ या परिभाषा आप देख रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, हम, वे दोनों, हम सब, तुम सब आदि। तो ये शब्द जो है सर्वनाम हैं। तो आप यहाँ पर सामान्य रूप से इसका अर्थ लिख दोगे, बिल्कुल सरलता से इसे बता सकते हो, व्यक्त कर सकते हो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं या किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसका सामान्य सा अर्थ हो गया, आपका सरल अर्थ हो गया। अब इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्द को ही आप समझे तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, सभी संज्ञा शब्दों के लिए कोई न कोई नाम जो है तो इसलिए उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो लगभग सभी संज्ञा शब्दों के साथ इनका प्रयोग हो जाता है, तो इसीलिए इसको सर्वनाम शब्द कहा गया। अब यहाँ पर अन्य उदाहरण आप इस पैराग्राफ के अतिरिक्त देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये फूल बाग में मिला। अब मुझे यानी मुझको, यहाँ मुझे शब्द क्या है, एक सर्वनाम ही है, मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारे पास कौन सा फूल है, अभी तुम्हारे शब्द जो क्या है एक सर्वनाम है, आप सबके लिए है। ये ताजे फल हैं, इन्हें खा लो। अब यहाँ पर ये है ये क्या है, ये शब्द, ये ताजे फल हैं, ये शब्द एक सर्वनाम है। इन्हें खा लो, इन्हें यानी ये भी एक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से जो सेंटेंस, अब जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ आओ, मैं खेलने जा रहा हूं। इस तरह अब ये मैं, तुम, आप, ये सारे सर्वनाम शब्द। तो इस तरह से इनका जो है भाषा में प्रयोग होता है। हम जब बोलचाल के व्यवहार की भाषा में इनको प्रयोग लाते हैं तो व्यवहार में प्रयोग आने पर ये जो है उसकी रोचकता और सुंदरता बढ़ाते हैं, और इन्हीं को जो सर्वनाम आप पुकारते हैं या कहते हैं। अगला स्टेप देखिए। अब अगला जो है यहाँ पर हम चलते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के भेदों की हम यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे। सर्वनाम, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को जो है 6 भागों में बांटा गया है। आपने संस्कृत में भी हमने जो है सर्वनामों पर चर्चा की थी, अभी कुछ क्लास चली रही थी। तो इसमें जो है पहले सपनाजन में हमने बताया था, और उसके बीच में मैं अभी जो मंडे ट्यूसडे को क्लास हुई आपकी, तो उसमें सर्वनाम तत्सर्वनाम के ही बारे में आपको बता रहा था। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो है टर्नओवर हो गया, उसको जो है वापस मंडे ट्यूसडे आप संस्कृत पढ़ेंगे तो फिर मैं उसको जो है आपको आगे ले चलूँगा। तो वहाँ भी हम पढ़ रहे थे, उसमें 5 प्रकार के बताए थे आप वहाँ, और इसमें हिंदी में थोड़ी सी भिन्नता है, उसको आप वहाँ जैसे बताया जा रहा है वैसे समझें। जो संस्कृत में आपको 5 तरह के बताए, तत्, एतत्, किम और अस्मद, युष्मद। तत्सर्वनाम शब्द ये जो है आपके एक तरह से थर्ड पर्सन के लिए होता है, जो वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं होता। तो मैंने आपको कहा था ये जो है प्रथम पुरुष में उसमें रखा गया था। और
इसके बाद जो है एतत् किम, ये भी जो है आपके प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे गए। इसके बाद मध्यम पुरुष का जो है इसमें आपके युष्मत सर्वनाम था जो मध्यम पुरुष के अंतर्गत था, जिसमें मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम। तो ये हम 5 वहां, लेकिन हिंदी में जो देखिए आप किस तरह से इनको बताया। 6 प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं और इन 6 को आप यहां पर इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में जो है आपके वही मैंने अभी जैसा कि कहा, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो यहां पर जो है उत्तम पुरुष में आपके सामने मैं, हम आदि होगा और मध्यम पुरुष में आप तुम सब, तुम दोनों, आप सब आदि होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत है। अन्य पुरुष में वो जो है आप वही जो हम प्रथम पुरुष में पढ़ते हैं संस्कृत में, यहाँ पर अन्य पुरुष में रखा गया है, जो कि थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। इसमें वह, वे दो, वे सब आदि आएंगे, उसे, उसको, इनका जो है इस प्रकार प्रयोग होगा। तो हम हिंदी में देखिए, आपको पहले हिंदी जो है इसके तो पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। तो थोड़ा इनके बारे में विस्तार से हम देखेंगे। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और इसी तरह जो है अब निश्चयवाचक में अब जहां पर किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ उसमें संबंध के साथ उसकी जो है निश्चितता व्यक्त हो रही कि ये मेरी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ये मेरी पुस्तक है। तो ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसको फिर बताएंगे। इसके बाद अनिश्चयवाचक, जहां कोई निश्चय या निश्चित व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक नहीं बताया जाए, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वहां पर कोई है, वहां पर कोई छिपा है, तो ये है यानी कि पता नहीं, उसमें हमें संदेह है कौन है, तो यहां उसको जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार आगे देखें आप, प्रश्नवाचक, जब सर्वनाम का किसी जो है कार्य के साथ कोई प्रश्न के साथ संबंध व्यक्त हो रहा है, वहां पर उससे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हैं, वह कौन है, तो ये क्या हो गया, ये आपके हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद संबंधवाचक, जहां संबंध का होना पाया जा रहा है, तो यहां संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध जो स्थापित हो रहा है, उसके कारण इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब यहाँ पर संज्ञा का उसका जो है उसके साथ, सर्वनाम के साथ और उस क्रिया के साथ, वस्तु के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। आप देख रहे हैं जिसकी लाठी, जिसकी लाठी है उसी का, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसी का कोई जो है वो वस्तु या सामान होता है। नेक्स्ट निजवाचक, निजवाचक में जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्वयं अपनी संबंध को व्यक्त करता है, स्वयं की लिप्तता वहां पाई जा रही है, तो वो जो है आपके निजवाचक सर्वनाम में आएगा। इसमें जैसे तुम्हें यह काम स्वयं करना है, आपको ये काम स्वयं करना है, आपको यह प्रश्न स्वयं करना है, तो इस तरह से जहां पर आप स्वयं के लिए, वहां पर सर्वनाम शब्द जब स्वयं के लिए कोई संबंध बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, बताया जा रहा है, तो वो जो है इसमें। अभी और उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे।
देखिए इसमें हम इसको जो है आगे तो पुरुषवाचक में पहले सबसे पहले पुरुषवाचक में देख लेते हैं। पुरुषवाचक में है पुरुष अर्थात व्यक्ति। जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें जो उदाहरण, हम मैच जीत गए, हम मैच यानी कि खेल में विजयी हुए। कौन हुए? हम। या किसकी बात में की जा रही है? वी ऑल, हम सब के बारे। तो ये जो है पुरुषवाचक। अब कौन सा पुरुष छिपा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तम पुरुष में आते हैं, हम, मैं, हम। इसके अलावा तुम्हें अभी और प्रयास करना है, आपको अभी और प्रयास करना, आपको अभी और मेहनत करनी है, या तुम्हें और अधिक मेहनत करनी है। अब ये तुम्हें कहाँ पर आता है? मध्यम पुरुष में आता है, तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। और इसकी तरह जो है वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर वक्ता और श्रोता के बीच मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं किसी और के लिए कह रहा हूं। वह दूर पर स्थित, तो वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसके लिए वह शब्द जो है अन्य पुरुष में आता है। आप जानते हो प्रथम पुरुष में आता है, आपके इसमें तो नहीं आएगा। यहाँ तो जो है संस्कृत में हम उसे प्रथम पुरुष में, और हिंदी में आप अन्य पुरुष में उसके नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके पुरुषवाचक, अर्थात हम बोलने वाला वक्ता, तुम्हें अर्थात सुनने वाला श्रोता, और अर्थात अन्य व्यक्ति जिनके बारे में बात की जा रही है। तो इनके आधार पर देखिए यहाँ पर इसको जो है आप पुरुषवाचक जो सर्वनाम हैं उनको हम तीन प्रकार से इनको यहाँ, जैसे वह, मैंने अभी पुरुषवाचक उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, तो ये तीन पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो आप इसको भी जो है लिखते बताते समय अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें देखिए सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर आ जाएगा मध्यम पुरुष, फिर आ जाएगा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या हो सकता है, क्या उदाहरण हो सकते हैं, आप और उसे समझ लीजिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तो ये मैं जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमने, हम सब ने, तो ये उत्तम पुरुष में आएंगे सारे शब्द, और ये उत्तम पुरुष को व्यक्त करते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है ये। अब इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों का प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन रूप में होता है। इसको भी आप समझना पड़ेगा यहाँ के, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ क्लिष्ट हो जाता है मामला, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। संस्कृत में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदी में जो है इसको और गहराई तक आपको जाकर के समझना है कि कहाँ क्या प्रयोग करना है, किसका, वचन का या लिंग का, इसमें जो है कारक का क्या वहां पर प्रभाव पड़ेगा, उसके आने पर उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ये देखिएगा आप। तो यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधन कारक के अतिरिक्त, यानी कि आठवां जो कारक है उसके अतिरिक्त अन्य सभी कारकों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में होता है, द्विवचन में नहीं होता है। एक वचन या बहुवचन में हिंदी में उसका प्रयोग होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे कर्ता कारक, अब ये मैं या मैंने जो शब्द है इसमें हम या हमने एक वचन में तो हो गया, काम करने वाला जैसे उत्तम पुरुष में है तो मैं या मैंने, ये एक वचन, और बहुवचन में हम या हम सब ने। इन दो वचनों को यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। केवल संबोधन में द्विवचन का प्रयोग होगा, मैं एक, हम दो या हम सब। तो इसे आप और देख लीजिएगा, कुछ अन्य उदाहरण आप उसके वाक्यों के द्वारा समझें। इसमें मैंने अमन से बात की, मैंने की बात, या हम दोनों ने नहीं की। यहाँ पर मुझे अभी बाजार जाना है, ये सेंटेंस अभी मुझे, मैंने, ये उत्तम पुरुषवाचक हो रहा है। इसमें जो है
मुझसे आज एक गलती हो गई। सेंटेंस आपके सामने, मुझसे गलती किसके द्वारा हुई? मेरे द्वारा हुई। तो ये जो है आपके इसमें तृतीय विभक्ति करण कारक में आ रहा है ये सेंटेंस, और यहाँ एक वचन में लिखा गया है। इसके बाद जैसे हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अब हमें, इसके अंतर्गत हम सभी आ गए, हम सभी आ गए उसमें। इसमें कोई जो है एक वचन द्विवचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, यहाँ सीधा एक वचन के बाद बहुवचन हो गया। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, तो हम सबको आ गया उसमें, केवल दो के नहीं है, या तो प्रथमा एक वचन में जो है आप लेंगे या बहुवचन में उसको प्रयोग करेंगे वाक्य में। जैसे भैया हमारे लिए क्या लाए हैं। अब यहाँ भैया जो कुछ लेके आए हैं वो किसके लिए? हमारे लिए। तो ये हमारे जो है उत्तम पुरुष का वाचक सर्वनाम का प्रतीक है। अब इसके बाद मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में देखिए आप, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, श्रोता अथवा पाठक के लिए, जैसे वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अभी पढ़ने वाले आप हो, श्रोता आप हो, मैं पढ़ रहा हूँ आपको, आप सुनने, तो सुनने वाला श्रोता कहलाता है। पाठक पढ़ने वाले, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो इन श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें जैसे तुम, तुम दो, तुम सब, तुमने, आपने आदि होगा। तुम का प्रयोग हम उम्र और छोटों के लिए तथा आपका प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। आपको ये बात विशेष रूप से समझनी होगी, क्योंकि तुम शब्द जो है हम अगर किसी बड़े अपने से आयु वर्ग में प्रयोग करते हैं, किसी जैसे पिता के लिए, माता के लिए, दादा के लिए, चाचा के लिए, तुम शब्द अच्छा नहीं होता। तुम शब्द केवल अपने से छोटे या हम वयस्क, यानी बराबर वाली उम्र के दो दोस्त हैं तो हम तुम कर करके जो है बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े हैं आयु वर्ग में हमसे, वो जो है बड़े हैं, तो फिर उनको जो आप शब्द के द्वारा संबोधन दिया जाता है। ये आप अच्छी तरह से आप घर परिवार में आप देखते होंगे, हम किसी बड़े को तुम नहीं कहते, और अगर तुम कोई बोलता है तो अशिष्टता का द्योतक होता है, यानी उचित नहीं माना जाता है। हालांकि बोलते ही है, जिनको इतना भाषा का ज्ञान नहीं होता, जो समझते नहीं है, हम और तुम या जो है आप में जो भेद नहीं कर पाते, वो गलत होते हैं, वो ही इस प्रकार की जो है प्रयोग को दोहराते हैं। और जो समझते हैं वो अगर कोई करता है तो उसे टोका जाता है, उसकी गलती को जो है त्रुटि को सुधारा जाता है। और यहाँ की नहीं, हम बड़ों के साथ तुम का प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको समझ सॉरी नेक्स्ट। तो ये आप ध्यान रखें हमेशा, जब भी आप, भले ही वो मध्यम पुरुष में है लेकिन आयु वर्ग का ध्यान रखिए। अगर बड़ों के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई सामने वाला, सुनने वाला, श्रोता, पाठक अगर छोटा है आयु वर्ग में या आपके समकक्ष है, हम उम्र है, तो आप तुम कह सकते हो उसे। और अब अन्य उदाहरण देखिएगा, इसके अन्य उदाहरण और भी हो सकते हैं। तुम हमेशा सच बोलते हो। मैं अगर आप किसी बच्चे को बोलूं तो तुम कह सकता हूं कि तुम हमेशा सच बोलते हो। अब देखिए यहां अंतर आ रहा है वाक्य में, कृपया आप बैठिए, यहां बैठिए। अगर हम बैठे हैं और कोई बड़ा खड़ा हुआ है तो हमारा जो दायित्व तो ये बनता है कि हम उनको जो है स्थान दें, अपने स्थान से खड़े हो जाएं, सीट छोड़ दें, उनको ऑफर करें कि नहीं आप पहले आप बैठिए, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, तो इसलिए आप यहाँ बैठिए। अब देख रही, अब ये तुम, अब मैं अगर बैठा हूँ आप खड़े, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा आपसे कि नहीं आप बैठिए, तुम आप छोटे हो, तो यहाँ जो है ये फर्क आ जाता है। हालांकि बोला जा सकता है लेकिन उसमें जो है
अगर आप भी, हम प्रयोग करते हैं छोटे, बहुत से लोग छोटों के लिए भी करते हैं, हम भी आपको कक्षा में जो है, अब आप अभी भी मेरे मुंह से निकलो तो आप, इसमें कोई गलत नहीं माना जाता। लेकिन जब कोई बड़ों के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत माना जाता है। आप हम जो है छोटों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए तुम हरगिज नहीं। तो इसलिए उनके लिए आप शब्द का ही प्रयोग किया जाए। यह साइकिल तुम्हारी है क्या? तो अगर मैं पूछता हूं कि साइकिल तो ये तुम्हारी है क्या, देखिए आप यहाँ छोटे के लिए पूछा जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तुम, तुम्हारा, आप दो का या आप सबका, तुम सबका, ये कहाँ प्रयोग करना है, आप सब और तुम सब, तुम सब में और आप सब में क्या फर्क है। तो ये आप ध्यान रखें कि तुम सब छोटों के लिए प्रयोग में या बड़े बराबर उम्र वालों के लिए होता है, और आप सब या आप सबका आदि जो शब्द है, ये जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बताने वाले शब्द हैं, उनका प्रयोग बड़ों के लिए किया जाता है। अब देखिए अन्य, इसमें जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है। बोलने वाला मैं हूं, किसी जिनके विषय में, जिनके बारे में, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, जो न आप सुनने वालों में है और न मेरे साथ। तो जिसकी अन्य किसी के बारे में बात की जा रही है, वो जो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जैसे उदाहरण में आप देख लीजिएगा, जैसे वह, वे, उसका, उसने, ये आदि। तो ये इस तरह के जो है शब्द आपको दिखाई देंगे वहां पर अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम। वह कल विद्यालय नहीं गया। अब वह